स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा आर गवर्नमेंट कॉलेज अलवर से अभी आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के बॉटनी सब्जेक्ट का जो सेकंड पेपर है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आज टॉपिक लेने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने से पहले मैं ये बात फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा कि पिछली बार हमने पढ़ा था मीनिंग एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है और उसका स्कोप क्या है, अर्थात उस माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं और उसकी विभिन्न उपशाखाएं कौन कौन सी हैं, जिसके अंतर्गत हम जो जीव माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके द्वारा मानव एवं पर्यावरण पर होने वाले विभिन्न प्रभावों का अध्ययन कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैव विज्ञान का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत किस प्रकार विकास हुए। जैसे हम किसी भी जो टॉपिक है, कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसी तरीके से आज हम सूक्ष्म जीव विज्ञान की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव विज्ञान का विकास हुआ और किस प्रकार सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में आज जो उन्नति हुई है वह किस किस चरणों में होते हुए आगे बढ़ी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा ए किर्चर नामक वैज्ञानिक का। ए किर्चर नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम बताया लगभग 1600 के आसपास कि जो भी कोई रोग होता है उसके लिए कोई ना कोई एक जीव होता है जो कि सूक्ष्म होता है या उसको देखा नहीं जा सकता। ऐसा कोई जीव उस रोग को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो किर्चर का यह सर्वप्रथम मानना था। इसी के पश्चात सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके आधार पर कॉर्क सेल के डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने बताया कि कोशिका जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और विभिन्न प्रकार के पादप और विभिन्न प्रकार के जंतुओं का जो शरीर है यह एक सुगठित, संगठित और एक जटिल प्रकार की संरचना होती है जिसकी इकाई कोशिका होती है। अर्थात कोशिकाएं विभिन्न आकार एवं माप में विभिन्न संगठन बनाते हुए संगठनात्मक रूप से एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करती हैं। तो रॉबर्ट हुक की इस खोज के बाद माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में और भी जो है तेज़ी आई इसमें डेवलपमेंट में। और इसी के साथ एक जो सबसे बड़ी जो खोज थी वह थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा माइक्रोस्कोप का निर्माण किया जाना। देखिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है उन्होंने ग्राइंडिंग जो लेंसेज थे, ग्राइंडिंग लेंसेज अर्थात लेंस जो थे उनको घिस कर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिनके द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को देखा जा सकता था और उसका नाम बताया गया माइक्रोस्कोप। देखिए, ये जो लेंस ग्राइंडिंग के द्वारा ये जो माइक्रोस्कोप का निर्माण किया है इन्होंने, माइक्रोस्कोप मेकिंग, इस माइक्रोस्कोप के निर्माण के दौरान इन्होंने एक बहुत ही छोटे छोटे जीवों को देखा और उन छोटे छोटे जीवों को उन्होंने नाम दिया वेरी लिटिल एनिमल्क्यूल्स। और इन्होंने इसकी एक्यूरेट ड्राइंग एंड स्केचिंग की और इस प्रकार अपना ये जो पेपर है यह इन्होंने रॉयल सोसाइटी को भेजा और उन्होंने इस छोटे छोटे जीवों को सर्वप्रथम नाम दिया एनिमल्क्यूल्स। तो यह एक महत्वपूर्ण खोज हुई माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जिसमें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने हाथों के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म जीवों को देखा। इस प्रकार ये जो एनिमल्स क्यूल्स जो उन्होंने देखे थे ये वास्तव में सूक्ष्म जीव थे, माइक्रोब्स, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से
इस तरीके से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के इस माइक्रोस्कोप की खोज के बाद और एनिमलक्यूल्स को पहचानने के बाद एक बहस छिड़ गई वैज्ञानिक जगत में कि ये जो माइक्रोब्स हैं जो एनिमलक्यूल्स हैं जो कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा देखे गए हैं, यदि ये नेचर में पाए जाते हैं तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इस उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए और उनमें एक सिद्धांत जिसको कि कहा जाता है स्वतः जनन का सिद्धांत, यह उत्पादित हुआ। स्वतः जनन का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जो जीव है या ऑर्गेनिज्म है उसकी उत्पत्ति स्वतः ही होती है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप ही होती है। अर्थात जीव की जो सूक्ष्म जीव है उनकी उत्पत्ति के लिए कोई कारक नहीं होते, वे वातावरण में स्वतः ही उत्पत्ति होती है। इवन जो अरस्तु थे, अरस्तु ने भी स्वतः जनन के सिद्धांत का समर्थन किया और इनका भी कहना था कि जो एनिमलक्यूल्स हैं या जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं ये स्वतः ही उत्पत्ति होती है इनकी मृदा से, पादपों से और जंतुओं से। इसकी तो स्वतः ही उत्पत्ति का जो सिद्धांत है यह सिद्धांत कहलाया स्वतः जनन का सिद्धांत। कहता है जीव की उत्पत्ति स्वतः ही होती है। अपने आप होती है। लेकिन फ्रांसिस्को रेडी और जॉन नीडम नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस स्वतः जनन के सिद्धांत को नकारा और वे कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति के लिए कोई न कोई कारक जरूर जिम्मेदार होता है और जीव की उत्पत्ति स्वतः नहीं हो सकती। तो फ्रांसिस्को रेडी ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत उन्होंने एक जार में मांस रखा, मीट को रखा और उस जार को गेज के द्वारा ढक दिया गया। इन्होंने देखा कि कुछ जो फ्लाइज हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, वो सभी जो फ्लाइज हैं वहाँ पर आकर गेज के ऊपर आकर के इकट्ठे हो गए हैं जिससे जार को ढका हुआ था। इसके ऊपर जब इकट्ठे हो गए हैं तो धीरे कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि जो जार के अंदर मीट रखा हुआ था उसमें कुछ मैगट्स उत्पन्न हो गए हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर रेडी कहते हैं कि जो मैगट्स उत्पन्न हुए हैं मीट के अंदर रखे रहने से, वे मैगट्स स्वतः उत्पत्ति उनकी नहीं हुई है। इसके अलावा वो जो मैगट्स हैं उन मक्खी तथा मच्छरों के जो एग हैं वो डेवलप हो चुके थे और वो एग्स जो है मीट के अंदर चले गए थे जो कि गेज के द्वारा अंदर गए थे। तो रेडी कहते हैं कि मीट के अंदर उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न मैगट्स थे उनकी उत्पत्ति स्वतः नहीं हुई बल्कि फ्लाइज और विभिन्न मक्खी मच्छर जो भी गैस के ऊपर बैठे थे उनके द्वारा हुई है। इसी के समर्थन में जॉन नीडम ने भी एक्सपेरिमेंट किया और जॉन नीडम ने भी कहा कि बैक्टीरिया की जो उत्पत्ति है वह मीट में तो हुई है लेकिन उसकी उत्पत्ति स्वतः न होकर उसके लिए कोई और कारक जिम्मेदार है। इसके बाद स्प्लेंजनी नामक एक वैज्ञानिक थे। स्प्लेंजनी ने उसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया जो कि फ्रांसिस्को रेडी के द्वारा और नीडम के द्वारा किया गया था। उन्होंने जार में जो रखा हुआ मीट है उसके बाद जार को पूरी तरीके से सील कर दिया, एयर टाइट ढक्कन लगा दिया और उसको सील कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि सील यदि कर दिया जाए, यदि उसमें एयर पास नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में उसमें मीट जो है उसमें मैगट्स उत्पन्न होना ही होंगे, तो माइक्रोब्स की उत्पत्ति नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में यदि उस जार के ढक्कन को सील कर दिया जाए तो मीट में माइक्रोब्स उत्पन्न नहीं होंगे। ये जो इन्होंने सील किया था उससे पहले मीट को उन्होंने उच्च तापक्रम पर रखा था, उच्च तापक्रम पर उसको उपचारित किया था, जिसकी वजह से उसमें पहले से उत्पन्न जो भी कोई पहले से जो उपस्थित जो भी कोई सूक्ष्म जीव थे वे मर चुके थे। और उसके बाद जब उसको एयर टाइट सील कर दिया गया तो इसमें कुछ दिनों के पश्चात देखने पर पता लगा कि कोई माइक्रोब्स उपस्थित नहीं हो पाए हैं।
इसी प्रकार अगले एक्सपेरिमेंट में भी शुल्ज और स्वान ने भी इसी प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन्होंने जो जार है उसके अंदर जाने वाली वायु को स्ट्रॉन्ग एसिड के थ्रू पास किया। रेड हॉट ट्यूब्स, नलियाँ जिनमें जो कि गर्म है, इतनी गर्म जो कि लाल हो चुकी हैं, ऐसी ट्यूब्स के थ्रू पास किया और उस जार में एयर को जाने दिया। तो ऐसी स्थिति में भी शुल्ज एवं स्वान भी इस बात को निर्धारित करने में सक्षम हुए कि माइक्रोब्स की उत्पत्ति हवा से या स्वतः ही नहीं होती है। तो चूँकि इनके जो जार के अंदर जो मांस रखा हुआ था उसमें माइक्रोब्स की उत्पत्ति नहीं हुई। तो स्प्लैंजेनी, शुल्ज, स्वान के और फ्रांसिस्को रेडी और जॉन नीडम, इन चारों की हमने बात की है मुख्य रूप से। एक तो हमने बात की, इवन अरस्तु भी कहते थे कि जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति स्वतः ही हो रही है, लेकिन उनकी इस बात का और विभिन्न वैज्ञानिकों की बात का खंडन करने के लिए फ्रांसिस्को रेडी, जॉन नीडम, स्प्लैंजेनी, शुल्ज एवं स्वान इत्यादि वैज्ञानिकों के प्रयोगों के द्वारा यह भी निर्धारित हुआ कि जीव की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में भी कुछ वैज्ञानिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जीव की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती है। तो स्वतः जनन का सिद्धांत अभी भी वैज्ञानिकों, उस दौर के वैज्ञानिकों में एक जीवंत रूप धारण किए हुए था। लेकिन इस सिद्धांत का खंडन किया पाश्चर ने। तो पाश्चर आते हैं, लुईस पाश्चर, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो लुईस पाश्चर ने इस बात का खंडन किया और एक नए सिद्धांत की उत्पत्ति हुई जिसको हम कहते हैं जीवात जनन या बायोजेनेसिस। इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं।